ऐसा नजर आता है कि इस संगठन के विश्व में कुछ मुख्य केंद्र हैं, जैसे कि आर्थिक केंद्र सऊदी, रणनीतिक केंद्र या ऐतिहासिक केंद्र इजराइल हो जाता है, प्रशासनिक केंद्र यूके और सैनिक केंद्र अमेरिका। इसी के साथ एक और धारणा को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसे कहा जाता है ग्रेटर इजराइल की धारणा। इस धारणा के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि यूफ्रेट्स रिवर और इजिप्ट के बीच की जो जमीन है वो इजराइल के हाथों में होनी चाहिए। ऐसे कुछ ज़ायोनिस्ट लोगों का मानना है। तो वो कहते हैं कि यह जमीन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस एजेंडा को लेकर भी और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को भी लेकर अलग अलग देशों में कुछ कुछ समय में युद्ध और क्रांति के कार्य छेड़े जाते हैं। इस युद्ध के अंत के बाद, समाप्ति के बाद, उसी राज्य में, उसी देश में एक कठपुतली सरकार को भेजा जाता है, जो इसके बाद सिर्फ संयुक्त राष्ट्रों की ही बातों को मानेगी। ऐसा हमने देखा इराक में, सीरिया में, लेबनान में इत्यादि में। अब इराक युद्ध का एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। जुलाई 12, 2007 में बगदाद में एयर स्ट्राइक्स की गई थी यूएस द्वारा। इस एयर स्ट्राइक्स में एक ड्रोन के द्वारा, जिस पर जो अनमैन्ड रहता है, यानी बिना इंसान का एक ड्रोन रहता है, जिसे दूर से रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। ये ड्रोन गोलियां भी फायर कर सकता है, हाई कैलिबर की गोलियां फायर कर सकता है। इसका एक वीडियो अप्रैल 5, 2010 को विकीलीक्स द्वारा लीक कर दिया गया था, जिसके फाउंडर है जूलियन असांज, जो एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। इस वीडियो को लीक करने के कारण जो एक यूएस आर्मी सोल्जर जिसने ये वीडियो उन्हें भेजा था, वो 35 साल की जेल में चले गए। उसके अलावा असांज जो है आज भी लंदन में कस्टडी में गिरफ्त में बैठे हैं, बेलमार्श हाई सिक्योरिटी जेल में। इस वीडियो में कुछ विचलित कर देने वाले दृश्य है, जो आप खुद जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में असल में हुआ क्या, एक राउटर्स के जो रिपोर्टर थे वो इराक के जमीन बागदाद में रिपोर्टिंग करने के लिए निकले थे, अपना कैमरा हाथ में पकड़ के। उसी समय ये ड्रोन के आर्मी वालों सोल्जर्स ने उन पर हमला बोल दिया, यह कहकर कि उनके हाथ में एक बंदूक है। उसके बाद जब वे सारे लोगों की मृत्यु हो गई और उनके शव जमीन पर पड़े हुए थे, तो एक वैन, आपातकालीन अवस्था में एक वैन आकर उन शवों को उठाकर अस्पताल या जहां भी ले जाने के लिए आई थी। उस वैन में कुछ बच्चे भी थे। अफसोस की बात यह है कि हंस हंस कर उस वैन पर भी गोलियां चलाई गई। और ये वीडियो जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी न्यूज वालों को भेजा नहीं गया, पर बाद में विकीलीक्स द्वारा ये लीक कर दिया गया। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। यानी जो तस्वीरें हमें दिखाई जाती है कि ये सब आतंकी है, सीरिया और इराक वाले, ये सारे आतंकी लोग वहां घूम रहे हैं, इसलिए हमें दूसरी दुनिया के कोने से, यूएस से आकर इन पर बम बरसाना आवश्यक है। इनके शहर तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये आतंकी है और दुनिया को खतरा है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये हमें समझना चाहिए। अफसोस की बात तो यह है कि सीरिया के जो भी रिबेल्स रहते हैं, उनको फंड भी यूएस ही करता है। एक तरीके से उनकी जो फंडिंग और उनकी जो वेपनरी रहती है, वो वहां से जाकर असली आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस पर चले जाती है। यानी कि आईसिस, अलकायदा और अन्य ऐसे संगठनों के पास उनके जो फंडिंग है और हथियार यूएस के चले जाते हैं। और इसके बारे में वो भी अज्ञान नहीं है। ये क्लियर सी बात है कि जहां जहां ये आर्मी गई है यूएस की और यूएन की, वहां वहां आतंकी संगठन उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये लोग ही आतंकी संगठन को जन्म देते हैं। तो हम पहले इतिहास में जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी के बारे में यदि आपको पता हो, जिनका असैसिनेशन हो गया था, उन्होंने एक कार्य किया था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑपरेशन नॉर्थवुड है इसका नाम। ऑपरेशन नॉर्थवुड सीआईए का एक ऑपरेशन था, जो 1962 में प्लान किया गया था सीआईए द्वारा, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर यानी रशिया और अमेरिका और कम्युनिस्ट सरकारों के बीच में जो युद्ध चल रहा था। इस दौरान क्यूबा और अमेरिका के बीच में जो तनाव थे वो बहुत बढ़ रहे थे। तो इसका एक सुझाव सीआईए ने ऐसा दिया कि सीआईए अपने ही देश में, फ्लोरिडा में, कुछ लोगों को मार देगा बॉम्ब डालकर, और एक प्लेन को हाईजैक करके वो प्लेन को कहीं पे क्रैश कर देगा। ये डॉक्यूमेंट्स असली में लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये जो हाईजैकिंग और ये जो शूटिंग डाउन या लोगों का मृत्यु, जो अमेरिकी लोगों का मृत्यु, जिनको ये सीआईए वाले खुद मारेंगे, इसका इल्जाम जो है क्यूबा पे लगाया जाएगा। इस बहाने ही अमेरिकी जो सेना है वो क्यूबा में इन्वेड कर पाएगी, क्यूबा में घुसपैठ कर पाएगी, क्योंकि तब तक क्यूबा में घुसपैठ करने का कोई अच्छा कारण उन्हें मिला नहीं था। पर इस सुझाव को जो है जॉन एफ कैनेडी ने ठुकरा दिया, और काफी ऐसे सुझावों को ठुकराया गया, जिसके बाद आप जानते हैं जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु कब हुई। तो आपको एक और चीज के बारे में याद आया होगा इस प्लान के बारे में सोचकर, वो है 9/11। ये जो मैं आपको सिक्का दिखा रहा हूँ, ये 1968 का है, इजरायली सिक्का है। क्या आपको इससे कुछ याद आ रहा है? सितंबर 11, 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरे थे, उसकी तस्वीर दिख रही है 33 साल पहले। 33 अंक का आपको जरूर अहमियत पता होनी चाहिए। चलिए इसके अलावा आगे बढ़े। तो एक डॉक्यूमेंट था
था ईयर 2000 का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ऐसा लिखा गया था CIA द्वारा कि अमेरिका के लिए ये देश बहुत खतरनाक है और इन देशों में सत्ता पलट करना बहुत आवश्यक है। ये देश का नाम था नॉर्थ कोरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया। और ये एक जनरल है, जनरल वेस्ली क्लार्क, जो उस समय अमेरिका की सेना के जनरल थे, यानी सेकंड हाईएस्ट रैंक। उन्होंने क्या कहा था, चलिए सुनते हैं। About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. तो जैसा आप देख सकते हैं उन्होंने क्या हमें बताया। वे बताते हैं कि अचानक से उनको उनके सेक्रेटरी आके कहता है कि हम लोग इराक के साथ युद्ध पे जा रहे हैं। वो पूछते हैं क्यों जा रहे हैं, हमने क्या कोई सबूत ढूंढा कि इराक ने ही 9/11 किया? पर वो कहते हैं नहीं, कोई सबूत नहीं है, हमें किसी के साथ युद्ध जाना है तो हम जाते ही। फिर कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और कहते हैं कि हमें सिर्फ इराक के साथ नहीं, लेबनान, सीरिया, अगले 5 साल में हम 7 देशों के साथ युद्ध पर जाएंगे बिना कोई सबूत के। तो ये आप देख सकते हैं कि ये केवल कोई तेल के लिए नहीं है, तेल उसका एक कारण तो है, पर ये केवल तेल के लिए नहीं है, ये सट्टा पलट के लिए पहले से प्लान करके रखा था इन्होंने कि किन देशों में कब कब जाना है, और वो उसको बाद में अंजाम देते गए और इसका अंजाम हम जान सकते हैं। और आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ 9/11 से, जब 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बड़ी बड़ी इमारतें जिनका बिल्डर कहता था कि ये इमारतें गिर ही नहीं सकती, ये इमारतों को अगर प्लेन भी टकरा गए तो ये नहीं गिर पाएगी, ऐसे उसके बिल्डर ने, वो जो इमारत जिसने बनाई थी उसने खुद कहा था कि इसमें प्लेन टकरा गए तो इसको कुछ हो ही नहीं सकता। पर केवल 2 प्लेन से 2 बिल्डिंगें नहीं, 2 प्लेन से 3 बिल्डिंग गिर गई। कैसे हो गया है? The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door, this intense grid, and the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting. Morning. I'd like to welcome everyone. Before we get started, the Whitewater investigation cost about $60 to $70 million. The Space Shuttle Challenge. तो ये कौन है? ये लोग वो है जो वहां पर मौजूद थे। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और इन्वेस्टिगेशन चालू किया, और इनका पिछले साल का
प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बताते हैं कि 3 बिल्डिंग 2 प्लेन से गिर ही नहीं सकती। वो बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों बिल्डिंग्स को डेटोनेट किया गया था, यानी इनके अंदर जो है बम बारूद लगाकर इनको प्लानिंग से हमारे देशवासियों ने, यानी अमेरिकी या इजरायली देशवासियों ने प्लानिंग करके गिराया था। फिर इसका इल्जाम जो है मिडल ईस्ट के देशों पे लगाया गया, जिसके कारण ये सारे युद्ध हुए। आपको मैंने अभी बताया था कि कैसे ऑपरेशन नॉर्थवुड का भी प्लान यही था, पर जॉन एफ कैनेडी ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। पर इस बार इसको अप्रूवल मिल गया और इसका अंजाम यही हुआ। इसके अलावा जो नेटो है, नेटो अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ पश्चिमी देशों का अलायंस है जो पूरे विश्व में अभी फैला हुआ है और इसके तहत यूएस आर्मी के जो बेसिस है दुनिया भर के सबसे ज्यादा देशों में। ये बेसिस सिर्फ ऐसे ही नहीं बने हुए, ये बेसिस सत्ता पलट के लिए तो बने ही थे, पर उसके अलावा ये आगे की भी सोच के लिए बने हैं। ऐसी सोच हमें बताई गई है कुछ लेखों के द्वारा कि तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी की जा रही है। तीसरा विश्व युद्ध उतना लंबा नहीं होगा इनके लेखों के अनुसार, पर ये बहुत तेज और बहुत आधुनिक तकनीक से बहुत जानलेवा हो सकता है, ऐसा कहा गया है। इसी तहत रशिया और चीन पर जो है दबाव बनाया गया है यूएस आर्मी द्वारा और काफी आर्मी द्वारा, नेटो के द्वारा, जिसके तहत ये तनाव पैदा हो रहे हैं। जिससे मैंने आपको बताया चीन की भी सरकार इन्हीं संगठनों के द्वारा नियंत्रित है। तो ये अपने आप में ही एक युद्ध को पैदा करने के लिए धीरे धीरे पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ बनाए जा रहे हैं और ये कहाँ जाएगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करी जाए। जैसे हमारे देश की भी सैनिकों की बात की जाए, सैनिक तो बहुत ही ईमानदार, कुशल और पूजनीय व्यक्ति होते हैं। सैनिकों के बारे में तो हम कुछ गलत नहीं कहना चाहेंगे, पर सैनिकों का इस्तेमाल ये जो सरकारें हैं हमारी और चीन की और इन सारे देशों की जिनकी सरकारों पर भारी रूप से कब्जा आ चुका है, ये संगठन हमारे ही देश के सैनिकों की असली जवानों का इस्तेमाल करके ये एक ऐसे मोड़ पर हमें ला रही है जहाँ पर ये एक साउथ ईस्ट एशिया में, हिमालयन रीजन में एक युद्ध को प्रारंभ करना चाहता है। ये जो इलाका है पिछले काफी युद्धों से, दूसरे विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध के बाद भी काफी पीसफुल रहा है, पर वे चाहते हैं कि यहाँ पर भी टेंशन्स बढ़ाए जाए और ये इलाके को भी इनके हिसाब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यदि लाना है तो वहाँ पर टेंशन्स बढ़ाना आवश्यक है। हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से ये हमारे देश के जो बॉर्डर के इलाके हैं वो कितने ज्यादा उन्नत है और कितने ज्यादा खूबसूरत जगहें हैं। यदि यहाँ पर ये हिंसा का वातावरण ना होता और पहले जैसे वातावरण होता तो इससे हमारे देश के लोगों की कितनी उन्नति हो सकती थी और पूरे विश्व के लोगों की कितनी उन्नति हो सकती थी। पर यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर ही बॉर्डर काटे हैं, यहाँ पर ही उन्होंने तनाव बनाए हैं। चीन की जो सरकार है उस पर नियंत्रित किया है और अब धीरे धीरे कर पहले से भी हमारे भारत की सरकार पर भी नियंत्रण करनी है। इसी तरीके से ये म्यांमार के जरिए दिखाई में आ रहा है कि म्यांमार के जरिए यहाँ पर तनाव बनाए जाएंगे और आगे जाके ये भी बता सकते हैं कि वायरस के जरिए ये तनाव को आखिरी अंजाम दिया जाएगा। शायद ऐसा कहा जाए कि एक कोविड-21 नाम का वायरस जो है चीन ने बनाया है, बल्कि जब हम जानते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कि ये वैक्सीन है वो है बायोवेपन। चीन ने बायोवेपन नहीं बनाया, ये पूरे विश्व के जो देशों का एक संगठन है उसने बायोवेपन बनाया और ये बायोवेपन वैक्सीन के रूप में हमको दिया जा रहा है। इस वैक्सीन के बायोवेपन के कारण हमें जो नई बीमारी पैदा होगी जो हम दूसरों को फैलाएंगे असल रूप में, उसे कोविड-21 नाम दे दिया जाएगा और एक कोविड-21 का इल्ज़ाम चीन पर लगा दिया जाएगा कि चीन ने बनाया है और इस जो तनाव के विस्फोट को इस्तेमाल किया जाएगा जिससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ये कर सके। अब ये विश्व युद्ध वैसा तो नहीं होगा जैसा पहला और दूसरा था, जैसा हम शायद ये अलग तरीके से खेला जाए, पर जो भी है इस तरीके से बॉर्डर्स को बदला जा सकता है। इस तरीके से हमारे जो जवान हैं, वीर जवान हैं, उनको गलत जगह पर लड़ने को भेजा जा सकता है जहाँ पर लड़ने की आवश्यकता ना थी। मेरा मतलब है कि इनके जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे जवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि जिस भी जगह ये अजीब सी प्रतिक्रियाएं अचानक से हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि ये जगह नियंत्रित में है। दोनों यहाँ की म्यांमार की मिलिट्री और अब जो पब्लिक का रिवोल्यूशन है वो भी नियंत्रण में ही लग रहा है। चीन ने म्यांमार में ऐसा संदेश हमें मिला है कि कुछ आर्मी का एंट्रेंस हो चुका है, हमारे बॉर्डर पे भी काफ़ी ट्रूप्स बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखें। तो हम अगले विषय पे अब जाएंगे। ये जो युद्ध का विषय है उसको छोड़कर तो एक और कहावत आ गई 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। उसका एक कहावत है, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। उन्होंने एक समाज बताया था अपने लेख में
जहां पर युद्ध ही शांति थी, स्वतंत्रता गुलामी थी और अज्ञानता ही शक्ति थी। तो इन 3 वाक्यों में उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्क्राइब कर दिया। अब हम अगले विषय पर चलते हैं।